हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हिंदी में हम वर्णमाला से ये चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है। अब बीच में भगिएगा तो ये मत बोलिएगा दोस्तों कि सर जी ये छूट गया वो छूट गया। अगर छूट गया तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि देखते देखते आप व्हाट्सएप का चैट देखने लगेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तो फिर वो आपकी गलती है। बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बात करते हैं वर्णमाला से, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम वर्णमाला की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है कि किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। पुनः एक बार फिर से देखेंगे कि किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वहीं हिंदी वर्णों में, ठीक है, हिंदी में हम वर्ण की बात करें दोस्तों, हिंदी में अगर हम वर्ण की बात करें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर, 41 व्यंजन, लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दोबारा फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं, लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। लिखते रहिएगा, अगर आप लिखते रहेंगे तो बाद में इसको आप आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं। इसके आगे बात करें दोस्तों, अगर हम स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है। क्या होता है सर? बिना रुके लगातार होता है। एक बार फिर से देखिए, उन ध्वनियों को हम स्वर वर्ण कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम हस्त स्वर की, इनकी संख्या 4 है। कितनी है? हस्त स्वर की संख्या 4 है दोस्तों। आ, ई, ऊ और री। देखिए, बीटीसी वालों, यूपी पी वालों और यूपी टेट वालों या फिर सुपर टेट वालों, आप सबके लिए तो यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसको कहीं भी मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हस्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 4 है, आ, ई, ऊ और री। वहीं दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 7 है, बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए और ओ, आओ। संयुक्त स्वर की बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या 5 है, ए, आए, ओ, आओ और री। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हस्त स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में द्विमात्रा का समय लगता है और संयुक्त स्वर में दोस्तों, संयुक्त स्वर में मात्रा का समय नहीं लगता है। ये जो है संयुक्त होते हैं, 2 स्वर मिलके बनते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या है, आइए जानते हैं। अगर हम प्लुत स्वर की बात करें दोस्तों तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, याद रखिएगा कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे राम, ओम आदि। आप तेज़ से बुलाते हैं किसी को, राम, अब आप तेज़ से बुलाएंगे तो देखिए मात्रा कितना लंबा लगता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम, ओम आदि। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों निरुनासिक, निरुनासिक की बात करते हैं दोस्तों। जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरुनासिक होता है, जैसे पा, फा, बा, भा। ये जो है पा वर्ग व्याकरण संप्रदाय के 5 वर्गों को कूचूटू तूपू के नाम से जाना जाता है। फिर से देखते हैं, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरुनासिक होता है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कूचूटू तूपू के नाम से जाना जाता है। अर्थात कूचूटू तूपू क्या है? ये 5 वर्ग दोस्तों जो है वो स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अनुस्वार की। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होता है। इसमें अक्सर अंग की बिंदु होती है, जैसे ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है, जैसे कंबल, इम्फाल। अब देखिए, एक जगह पे
का में अंग की मुंदी लगी है और एक जगह में आधा मा लगा हुआ है। तो इसको बोलने में हम दोस्तों ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है। कंबल, इम्फाल, इम्फाल, इसे आप अगर अपने मुख से बोलेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विसर्ग की। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत हैं। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि में अंत में विसर्ग आया है। क्या आया है? रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि के अंत में विसर्ग आया है। इसी को हम दोस्तों विसर्ग बोलते हैं। आप पीछे देखेंगे तो विसर्ग लगा हुआ है। आगे हम देखते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसके साथ स्वर लगे होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के नहीं किया जा सकता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। याद रखिएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। आइए बात करते हैं इनके प्रकार की। तो व्यंजन के दोस्तों 3 प्रकार हैं। 3 भेद हैं इसके, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इनकी बात करें दोस्तों अगर हम, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है, जो कि का से मा तक हैं। कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। आइए देखते हैं इनके सभी वर्ग की। का, चा, टा, ता, पा, इन 5 वर्ग की बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा, यानी का वर्ग में कंठ से बोला जाता है और ये का, खा, गा, घा और अंगा होता है। वहीं चा वर्ग की बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। चा, छा, जा, झा और इया। टा वर्ग की बात करें दोस्तों तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग को हम दंत से बोलते हैं। ता, था, दा, धा, ना। वहीं पा वर्ग की बात की जाए तो इसे हम ओष्ठ से बोलते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जा का उच्चारण स्थान कहाँ है? अगर आपको याद रहेगा कि ये चा वर्ग से आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह तालु से है। ऐसे ही पा वर्ग की बात की जाए, अगर पा वर्ग में आपसे पूछेगा कि माँ का उच्चारण स्थान कहाँ है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें अगर हम दोस्तों तो अंतःकरण के माध्यम से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। या, रा, ला और वाह। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन दोस्तों सा और हा, यानी तीनों सा और हा जो हैं वो ऊष्म व्यंजन है। इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्म वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन मुख से गर्म हवा निकलने के कारण इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा है। इसमें तीनों सा और हा आते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में मैंने आपको हिंदी के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे भी 15 अगस्त आ रहा है, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, राम राम।